राजीव रंजन का मैं रुख कर रही हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, इस चर्चा में आप भी इतनी देर से शामिल थे। जो बातें यहाँ पर रखी गई हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी, और जो सवाल मैंने किया था कि उत्तर प्रदेश में अगर आरएलडी और एसबीएसपी एनडीए का हिस्सा हो जाती हैं तो ऑपोजिशन को बहुत ज्यादा झटका लगेगा। उत्तर प्रदेश में खास करके समाजवादी पार्टी अकेली पड़ जाएगी। इसको किस संदर्भ में आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? आने वाले वक्त में क्या उसी ओर ये संकेत दे रहे हैं, चाहे जयंत चौधरी का ये ट्वीट हो, चाहे ओपी राजभर की मुलाकात हो ब्रजेश पाठक से? प्रिया जी, देखिए, ट्वीट का मतलब क्या है, मुलाकात का मतलब क्या है तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो बातें राजनीतिक रूप से सामने आ रही हैं कि एसबीएसपी का समाजवादी पार्टी से करीब करीब तलाक हो चुका है, और इधर बीच जो बयानों में तलखियां देखी गई हैं अखिलेश जी के चाहे ओम प्रकाश जी के, उससे एक चीज तो स्पष्ट है कि बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं हुआ तो ये साथ चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। अब एसबीएसपी का जहां प्रभाव है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ से लेकर अम्बेडकर नगर तक जो 6 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी जी, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के लिए एसबीएसपी बहुत महत्वपूर्ण है, और एसबीएसपी के लिए भी आवश्यक है कि एक लोकसभा सीट उसको मिले। तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए फायदेमंद हैं और उनका गठबंधन करीब करीब होने जा रहा है, ये हमको लगता है। अब जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है जी, 2009 में पहली बार जयंत जी सांसद बने थे, उसके बाद 2014 में वो 3 लाख वोट से हारे, और 2019 में महागठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इनका, उसके बावजूद बागपत की सीट वो हार गए। तो राजनीति करने वाला आदमी के पास हमेशा ये चुनौती रहती है कि हम सत्ता में आए किसी तरह से। बिल्कुल। और जयंत जी दुर्भाग्य से 2009 से अब तक सत्ता का सुख बहुत ले नहीं पाए हैं, और सत्ता में अगर पार्टी नहीं आती है तो पार्टी का विस्तार नहीं हो पाता ठीक से। तो अब हमारे ख्याल से हमको ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव आते आते जी जयंत चौधरी और ओम प्रकाश दोनों भाजपा के खेमे में होंगे। ठीक है, बिल्कुल, और बड़े अच्छे से आपने समझा भी दिया। आपने कहा कि ये मुलाकात और ये ट्वीट के क्या मायने हैं ये तो पूरी तरीके से नहीं बता सकता, लेकिन आपने बता दिया कि 2009 से लेकर के अब तक जयंत चौधरी सत्ता के सुख से वंचित रहे हैं, और इस ओर साफ ये ट्वीट भी इशारा करती है। आलोक अवस्थी, सबसे पहले अब आपका रुख कर रही हूं सर, और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, हर तरफ से जो बातें इस वक्त बीजेपी को लेकर के सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत पड़ गई है, ये आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि आपके पास बीते 9 साल के कामकाज भी अब नहीं बचे हैं जनता के सामने लेकर के जाने के लिए। कुछ नए वादे अब नहीं कर सकते क्योंकि पिछले पुराने जो वादे हैं वो आप लोगों ने पूरे अभी नहीं किए हैं। इसी वजह से ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो बीजेपी इस वक्त कर रही है, हर स्टेट में देखने को मिल रहा है। क्या यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी आरएलडी को लेकर ये बातें हो रही हैं और एसबीएसपी को लेकर बातें हो रही हैं? देखिए प्रिया जी, बात की आपने ये और मुझे अवसर दिया बता सकूं कि 9 वर्ष में और उसके पहले के वर्ष में क्या होता रहा है। आज मेट्रो 2014 तक मेट्रो 5 शहरों की, आज 20 शहरों, एयरपोर्ट 74 एयरपोर्ट, आज 140 रक्षा 41 करोड़ होता था 2014 में, आज 1000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात, क्योंकि हम सबसे बड़े आदमी और हम बाहर से लेते थे। एफडीआई देश के अंदर 202 बिलियन डॉलर है, कि 578 बिलियन डॉलर जो है इन 9 सालों में आया है। यह देश के विकास की सबसे बड़ी बात है, जो है आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बना है। स्टार्टअप 3.5 2014 में, आज 90,000 स्टार्टअप है देश के अंदर, तो देश की प्रगति में सहायक हो रहे हैं। यूनिकॉर्न 4 हुआ करते थे 2014 में, आज 100 से ऊपर है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मतलब होता है कि 1000 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है लगे हैं। आप समझ सकते हैं, रोड जो 91,000 किलोमीटर की रोड होती थी देश के अंदर, आज 1,45,000 नेशनल हाईवे है। देश कहां से कहां चला जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री देश को लेकर के आज पूरे विश्व में लोकप्रिय है। हर व्यक्ति जो है भारत से दोस्ती करना चाहता है। विरोधियों का जो वोट बैंक था, आज वो वोट बैंक जो है भाजपा से जोड़ना चाहता है। नेताओं पर इसलिए दबाव बन रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं करते। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता, जो कि यहाँ पर अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि भाजपा जो है पूरे देश में 50 सीटों पे सिमट जाएगी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं। आप
2014 में भी चुनाव लड़े थे, 5 सीटें पाए थे लोकसभा के अंदर। 2019 में भी आप चुनाव लड़े थे, मायावती जी को साथ लिया था और तब भी आप 5 सीटें पाए थे। और आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि आप लोकदल की सीटें जितवा पाते। आप चौधरी अजीत सिंह को और जयंत चौधरी तक को नहीं जिता पाए। और आप कहते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों में ठीक है सर, आप ही के सवाल के साथ फराज किदवई। अभी हमारे बड़े भाई हैं अवस्थी जी, उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में देश कहां से कहां चला गया या देश कहां से कहां जा रहा है। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आलोक अवस्थी जी ने जो कहा कि देश कहां से कहां जा रहा है। अब उसको मैं आपको, क्योंकि इन्होंने कुछ आंकड़े दिए प्रिया जी, तो मुझे भी देने दिए। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं। और बेसिकली इनकी जो ये जो सपोर्ट करते हैं, ये आज की तारीख में जो देश में चल रहा है वो अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। अभी हमारे भाई ने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की और तमाम चीजों की बात की, लेकिन पिछले 9 सालों में मैं आपको बताऊं कि जो खेतीहर मजदूर है प्रिया जी, पिछले 9 साल में जो उसका वेज रेट है वो पिछले 9 साल में 0.9% से बढ़ा है, जो कि हमारा इन्फ्लेशन पर ईयर 7%, 8% और 5% के हिसाब से बढ़ रहा है। जो गैर खेतीहर मजदूर है उसकी जो वेज रेट है पिछले 9 साल में वो 0.3% से बढ़ा है। और जो निर्माण मजदूर है उसका वेज रेट 0.2% से बढ़ा है। यानी कि प्रिया जी ये इन्फ्लेशन भी नहीं बीट कर पा रहे हैं। दूसरी बात, आज देश में 23 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनकी कमाई 375 रुपए पर डे से कम है। और आपको जान के ये ताजुब होगा प्रिया जी, आप तो बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, आपको तो पता ही होगा कि आज भारत में जो गैस सिलेंडर है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है। तीसरी बात यह है प्रिया जी कि आज की तारीख में पूरे विश्व की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गरीब अगर किसी देश में है तो वो भारत में है। और हमारे अवस्थी जी अभी बोल रहे थे कि फिर से मैं आपको दोहराऊंगा वही बात कि देश हमारा किस तरफ जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि 6 से 23 महीनों के जो बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 6 से 23 महीनों के बीच में जो भारत में बच्चे हैं उसमें खाली 11% बच्चे ऐसे हैं कि जिनको भरपेट भोजन मिलता है। हमारा देश प्रिया जी गरीब, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। पिछले 9 साल में इस देश ने एक ऐसी बेतरतीब नोटबंदी भी देखी है प्रिया जी, जिससे तमाम लाखों लोग, करोड़ों लोग बैंकों की लाइन में लगे रहे और तमाम बिजनेस बर्बाद हो गए। प्रिया जी, इस देश ने पिछले 9 सालों में एक ऐसा घटिया कोविड मैनेजमेंट देखा कि बिना ऑक्सीजन के, बिना मेडिकल फैसिलिटीज के लाखों लोगों ने भारत में दम तोड़ दिया। लेकिन सर देखिए, ठीक है फराज किदवई, आप इन चीजों को गिनवा रहे हैं, इसका जवाब मैं आलोक अवस्थी से जरूर लूंगी। लेकिन जनता ये भी तो देख रही है, कभी किसी के साथ आप विधानसभा चुनाव में थे, चुनाव खत्म हुआ, हार हो गई, उसके बाद आप अलग हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारी जो विचारधारा है वो नहीं मिल पाई थी, हम आगे साथ नहीं चल सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमने वही देखा था, बीता जो 2 चुनाव हुए लोकसभा के भी या फिर विधानसभा के भी। लेकिन अब एक बार फिर से ऐसी बीजेपी को लेकर के जो आप लोग रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं, उसमें भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई आप लोग अपने अपने दम पर कोई भी कहीं भी अकेला चुनाव लड़ नहीं सकता? क्या बीजेपी के सामने या प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं है क्या आप लोगों के पास? इस वजह से सारी चीजों को आप दरकिनार करके एक बार समझौता करके एक तरीके से एक साथ मंच पर आने के लिए आह्वान करना पड़ रहा है आप लोगों को। ये भी जनता, इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है, बीजेपी भी यही कह रही है अकेले हरा पाने का दम नहीं है, इसी वजह से सारी पार्टियां एक साथ लगी हुई हैं, तब भी नहीं हरा पाएंगे। इसको कैसे लिया जाए फिर? देखिए प्रिया जी, ये स्मृति ईरानी जी ने भी कहा था कुछ दिन पहले जब पटना में हमारे विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी कि उन्होंने हालांकि कांग्रेस के लिए कहा था कि कांग्रेस अकेली जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीत सकती। तो फिर क्यों परेशान है ये? अभी आपकी चैनल पे ही चर्चा हो रही है कि एसबीएसपी को साथ ले लें, यूपी में आरएलडी को साथ ले लें। और दूसरी बात जो आपने कही कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल सच है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो तो पार्टी से बड़ा है आज की तारीख में। नरेंद्र मोदी जी के बाद जो हमारे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसके बाद इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। तो मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ये तो आरएसएस कह रही है प्रिया जी। और दूसरी बात यह है कि जहां तक के बात गठबंधन बनने और टूटने की है, तो समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किए, और गठबंधन उसके बाद में मान लिए विपक्ष से कभी गठबंधन टूटे भी, लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष ने कभी पार्टियों को तोड़ने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी और विपक्ष ने लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार को गिरा करके हॉर्स ट्रेडिंग
करके अपनी सरकार इन्होंने बनाई, तो विपक्ष ने कभी लोकतंत्र की हत्या नहीं की। ठीक है। कर्नाटका में आलोक अवस्थी, सबसे बड़ा जो एलिगेशन आरोप आप लोगों पे लगते हैं लोकतंत्र की हत्या करने का लगता है। बाकी मेहमानों का भी मैं रुख करूंगी, 1 मिनट का सर वक्त है, जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा प्रिया जी। इन्होंने कृषि के ऊपर बात करी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने एमएसपी को 1.5 गुना किया। 2014 में कृषि बजट जो था 21,933 करोड़ का था।